गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ जनित रोग और उसके अंदर हमने पढ़ा था अमीबा, उसके बाद हमने पढ़ा था डायरिया और फिर हमने पढ़ा था ट्रिपेनोसोमियासिस। आज हम नेक्स्ट चौथी डिजीज चालू करते हैं, इसका नाम है मलेरिया। मलेरिया रोग का सबसे पहले देखते हैं रोग कारक। इस बीमारी का जो रोग कारक होता है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जातियां हैं, कुछ मुख्य हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरस और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम की मुख्य चार जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरस और प्लाज्मोडियम ओवेल। इन जातियों में से जो सबसे कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और इसी के द्वारा मुख्य रूप से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल अध्ययन करते हैं। ठीक है, रोग कारक अपन ने देख लिया, फिर बात करते हैं इसका रोग वाहक। इसका रोग वाहक होता है वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज इसका मच्छर जो होता है वो इसका रोग वाहक है। मैं आपको इस मच्छर का डायग्राम दिखा रहा हूं, आप देखिए। तो आपने डायग्राम देखा, ये वो मच्छर है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करवाता है। ठीक है, तो ये घातक मच्छर होता है और इस मच्छर को रोककर, इस मच्छर को निष्क्रिय करके, इस मच्छर को नष्ट करके हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं, क्योंकि इसके बिना, इस मच्छर के बिना इसका स्थानांतरण नहीं होता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में इसके आगे की बातें। लक्षण की बात करते हैं तो मलेरिया रोग के मुख्य जो लक्षण है उनके सबसे पहले तेज ठंड लगती है और ठंड के साथ कपकपाहट छूटकर बुखार होती है। तेज ठंड, कपकपाहट के साथ बुखार सबसे पहले कंडीशन डिजेनरेट होती है। उसके बाद धीरे धीरे बुखार के बाद में पसीना आता है और पसीने के साथ तुम्हें वापस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं मलेरिया का दौरा पड़ना। क्या चीज देखी? तेज ठंड लगती है, ठंड बहुत तेज लगती है, दांत किटकिटाने लग जाते हैं और फिर बाद में टेम्परेचर हाई होगा, बुखार चढ़ेगी और थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा बुखार कम हो जाएगी, पसीना आएगा, बुखार कम होगी उससे और फिर वापस नॉर्मल कंडीशन चालू। इस पूरी स्थिति को बोलते हैं मलेरिया का दौरा। तो बुखार होगी, बुखार के बाद में तेज सिर दर्द, सिर दर्द होने पर बेचैनी और घबराहट। इससे क्या होती है? उल्टी होती है।
उल्टे होने पर कमजोरी, कमजोरी होने के बाद में, ये होने के बाद में मुंह का स्वाद नहीं आता, स्वादहीनता, और स्वाद के साथ में भूख की कमी। ये मुख्य रूप से मलेरिया के लक्षण है। लेकिन इन सब में से जो पहला लक्षण है ये सबसे प्रमुख लक्षण है। इसी लक्षण के आधार पर मलेरिया का निदान किया जाता है। ये लक्षण दिखने के बाद में मलेरिया का टेस्ट होता है, निदान होता है, और उस निदान के बाद में जब रिपोर्ट आती है तब पॉजिटिव या नेगेटिव स्थिति के आधार पर रोगी को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये मुख्य लक्षण, ठीक है। अब देखते हैं इसके कारण क्या है, मलेरिया किन कारणों से फैलता है। कारण या संक्रमण। तो मलेरिया हमने देखा, इसका जो रोग कारक है वो है प्लाज्मोडियम, लेकिन इसका जो वाहक है वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर कहाँ कहाँ पैदा होते हैं और किस अवस्था में पैदा होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो वो इसके फैलने के कारण होते हैं या संक्रमण के कारण होते हैं। तो ठहरा हुआ पानी या नालियां, कौन सी, खुली नालियां, यहां पर ये मच्छर अंडे देता है। तो ये स्थिति होती है तो मच्छर पैदा होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा, बरसात के दिनों में देखा होगा आपने, छत पर पुरानी चीजें रखी होती है, कोई मटका पड़ा है, कोई टायर पड़ा है, कोई डिब्बा पड़ा है, तो ये चीजें होती हैं, इनके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा होता है और ये पानी मच्छरों को अंडे देने के लिए प्रजनन स्थल के रूप में आकर्षित करता है। तो यहाँ भी मच्छर पैदा होने की संभावना, तो ये स्थान हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि इन कारणों के, इन स्थानों पर मच्छर के पैदा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इन स्थानों को ब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, मच्छरों के पैदा होने की दर को कम कर सकते हैं या मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो ये इसके हमने कारक देखे। फिर बात करते हैं इसके बचाव। मलेरिया रोग से बचने के लिए इसके कारक हैं, उनको रोकना पड़ेगा। उन कारकों को रोकने का तरीका, जो कौन कौन से तरीके हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो मलेरिया रोग से बचने के लिए जो इसके संक्रमण कारक है उनको हम अगर हम रोकें तो मलेरिया का प्रभाव क्या हो जाएगा, प्रकट नहीं होगा। तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो घरों के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नालियां साफ सुथरी हों, उन नालियों के अंदर कहीं पर भी बड़ा कचरा इकट्ठा नहीं हो। ऐसा होने पर उसकी तुरंत सफाई करवाई जाए, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, जो शहर की बड़ी नालियां होती है, गांव के सड़कों के किनारे जो नालियां होती है, उनके अंदर पंचायत के द्वारा, यहाँ नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका नगर निगम हो जाएगी और गांव में पंचायत होती है, तो उसके द्वारा बरसात की सीजन के अंदर कैरोसिन, गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों के प्रजनन स्थल के आसपास, जहां कहीं भी आसपास में गंदगी है या घरों के भीतर जहां खुली नालियां हैं, वहां पर डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। फिर सब्जी, फिर सब्जियों व फलों को अच्छी तरह धोकर काम में लेना चाहिए। उसके अलावा रात को सोते वक्त पूरे बाजू के कपड़े पहनकर सोना चाहिए।
क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर मूल रूप से रात्रि के समय ही काटता है। तो सोते समय बच्चों को, बड़ों को पूरे बाजू के कपड़े, उसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग, उसके अलावा मच्छर निरोधक क्रीम, मच्छर निरोधक क्रीम जैसे ओडोमॉस का प्रयोग करना चाहिए। कमरों के अंदर मॉर्टिन है, गुड नाइट है, ऐसी जो मच्छर को भगाने के लिए जो युक्तियां, उपकरण काम में आते हैं, उनका प्रयोग करके संक्रमण को रोका जा सकता है। तो ये वो तरीके हैं जिससे मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आसपास में मलेरिया का संक्रमण फैलने लगे तो उस समय बचाव के लिए 300 मिलीग्राम कुनेन 300 मिलीग्राम कुनेन प्रतिदिन के हिसाब से प्रयोग में लेनी चाहिए। ये बचाव का तरीका। तो ये हमने पढ़े बचाव के तरीके। उपचार की बात करें तो इसके लिए एंटीमनी औषधियां होती है, वो प्रभावी होती है। तो हमने प्लाज्मोडियम का रोग कारक देखा, हमने उसका वाहक देखा, हमने उसका लक्षण, उसके फैलने के तरीके, उसको रोकने का तरीका, हमने उसका उपचार देखा, ये सारी चीजें कर ली। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। जीवन चक्र देखने से पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए। तो शुरू करते हैं इसका जीवन चक्र। जीवन चक्र, तो देखिए जीवन चक्र को मैं सीधा आगे की डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। तो सबसे पहले क्या होता है, मच्छर काटता है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। ठीक है, अब काटने पर क्या होगा, उसकी लार, मच्छर जैसे ही काटेगा तो मच्छर खून पीता है, तो ऐसी स्थिति में वो खून का थक्का न जमे, इसके लिए क्या करेगा, वो अपनी लार के साथ में हिपेरिन को मुक्त करता है। हिपेरिन रक्त स्कंदन प्रक्रिया को रोकता है। जैसे ही अपने त्वचा पर घाव होता है तो उस घाव से रक्त बाहर निकलेगा और थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाता है। अगर मच्छर अपनी त्वचा पर घाव करता है और रक्त पीना चालू करता है और उसी समय रक्त का थक्का बन जाए तो वह मच्छर खून नहीं पी पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मच्छर अपनी लार के साथ में हिपेरिन को मुक्त करता है और हिपेरिन क्या करता है, रक्त के थक्के को रोकता है। क्लियर हो गई बात? अब गौर करना, लार के साथ में हिपेरिन गया है, इस लार के अंदर हिपेरिन के अलावा कुछ अन्य घटक होते हैं। इसके अंदर प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था, लार के अंदर प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट होती है, ये मच्छर की संक्रमणकारी अवस्था होती है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट होती है, और यह प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था होती है। ये इस लार के अंदर पाई जाती है। हिपेरिन के साथ में ये स्पोरोजोइट कहाँ आ गए, वो जैसे ही मच्छर काटता है तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आ गई?
अब स्वस्थ व्यक्ति में स्पोरोजोइट का प्रवेशन, क्या देखा आपने, मच्छर ने काटा, लार के साथ में स्पोरोजोइट भीतर आ गया। अब ये स्पोरोजोइट कैसे होते हैं पहले डिस्कस करते हैं। स्पोरोजोइट इस प्रकार का होता है, इसके चारों ओर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ये आवरण है, ये है पेलिकल। इसमें केंद्रक होता है और यहां पर इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं जो इसको ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं, साथ में कोशिका द्रव उपस्थित होता है। तो ये है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करें। क्लियर है, कहां, अगर हाथ पे काटा है तो रक्त में आ गए। अब ये रक्त के द्वारा स्पोरोजोइट कहां जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। यकृत में प्रवेश करते, ठीक है। जैसे स्पोरोजोइट कहां जाता है, यकृत में, तो यकृत में संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, और ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को भक्षण करता है और अपने आकार में बदलाव करता है और अपने वृद्धि करता है, आकारिकी संरचना में बदलाव करके, ठीक है। तो जैसे ही स्पोरोजोइट कहां आया, यकृत में, तो यकृत में संचित भोजन ग्लाइकोजन है, उसको भक्षण करना चालू कर देता है और अपने आकार में बदलाव करता है। क्लियर है। अब यकृत से ग्लाइकोजन का भक्षण कर कर ये आ जाता है रक्त केशिकाओं में। रक्त वाहिनियों में, और यहां पर क्या होता है, रक्त वाहिनियों में ये आरबीसी को तोड़ता है। आरबीसी को तोड़ना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। और आरबीसी को तोड़ने पर क्या होता है, हीमोजोइन प्रकट होता है। आरबीसी को तोड़ेगा किसके अंदर, ये आरबीसी का जो भाग होता है वो बना होता है फेरस से और तो आरबीसी को तोड़ता है ये फेरस में और हीमोग्लोबिन के अंदर। तो फेरस को क्या करता है, ये भक्षण कर लेता है। तो ऐसा होने पर हीमोजोइन का निर्माण होता है और हीमोजोइन के प्रकट होने के कारण ही मलेरिया का दौरा पड़ता है। मलेरिया का दौरा मतलब तेज कपकपाट के साथ में ठंड लगना, बुखार होना, ये कब होता है, हीमोजोइन के प्रकट होने, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर यह बता दिया आपको, इसका प्रभाव दिखाया मैंने। अब क्या होगा, ये अपनी संख्यात्मक वृद्धि करता है और संख्यात्मक वृद्धि की स्थिति को बोलते हैं अलैंगिक जन्म। ये करता है अलैंगिक जन्म, और अलैंगिक जन्म करने पर इसमें क्या होती है, संख्यात्मक वृद्धि। किनकी वृद्धि होती है, इन हीमोजोइन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो बहुत सारी संख्या में वृद्धि देखनी है, देखो अब आपके मन में सवाल आएगा कि स्पोरोजोइट तो अपन ने बनाए थे लंबे और ये बना दिए गोल,
तो यकृत में ग्लाइकोजन का भक्षण करने के बाद में इसका आकार कैसा होता है, गोल होने लग जाता है। तो ये आपके सामने इस कारण से गोल आकार के बना है। संख्यात्मक वृद्धि के बाद में इनके अंदर क्या होता है, युग्मक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, युग्मक जनन से क्या बनता है, मादा युग्मक और नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में निषेचन, और निषेचन से क्या बनता है, इनके अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। तो क्या हुआ, देखो नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया, उन युग्मकों में क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद में क्या होता है, युग्मनज का निर्माण हुआ, और ये युग्मनज बनाता है स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट कहता है मच्छर की लार में, और लार में आने के बाद में मादा मच्छर क्या करेगा, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो ये यहां से स्थानांतरित होता है। अब इसमें गौर करने की बात क्या है कि कौन सी अवस्था मच्छर में होती है और कौन सी अवस्था मादा एनोफिलीज में होती है। तो अब यहां से देखो वापस, सबसे पहले क्या होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर ने किसको काटा, स्वस्थ व्यक्ति को काटा। तो यहां से चालू करते हैं, तो जैसे ही काटा तो स्पोरोजोइट कहां है, व्यक्ति में आ गया, मानव के अंदर आ गया। मानव के यकृत में क्या करता है, ये ग्लाइकोजन का भक्षण करता है और आकार में बदलाव करता है। उसके बाद में वो कहाँ आ गया, रक्तवाहिनी में। मानव की रक्तवाहिनी में चल रहा है, तो रक्तवाहिनी में आकर क्या करता है, आरबीसी को तोड़ता है और तोड़कर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन का निर्माण होने पर क्या होता है, मलेरिया का दौरा पड़ता है, यानी तेज ठंड, बुखार, कफायत होती है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के बाद में क्या करता है, ये अलैंगिक जनन करता है, जिससे इसकी संख्यात्मक वृद्धि होती है। ये भी कहाँ हो रही है, रक्त के अंदर ही हो रही है। और संख्यात्मक वृद्धि के बाद में क्या होता है, युग्मक जनन, और युग्मक जनन से नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। ये भी कहाँ हुई, रक्त के अंदर ही होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये शरीर का तापमान, शरीर का तापमान इनके निषेचन के लिए अनुकूलित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करता है, ये रक्त के अंदर तैरते रहता है। और जब इस समय, कब, जब नर युग्मक और मादा युग्मक किसके अंदर है, व्यक्ति के अंदर, रोगी व्यक्ति, ये रोगी व्यक्ति में चल रहा है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही स्पोरोजोइट आया तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन बने, तो ये संक्रमित हो गया। और संक्रमण के बाद में ये रोगी व्यक्ति को जैसे मच्छर काटता है, मच्छर काटने पर उस रक्त के साथ साथ में ये दोनों युग्मक कहाँ आ गए, मच्छर की रक्त के साथ में उसकी आहार नाल उसकी आंत में आ गए, और आंत में आकर क्या करता है, ये निषेचन करता है, और निषेचन के बाद में युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से क्या बना, स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट मच्छर के रक्त से कहाँ गया, मच्छर की लार ग्रंथि में, कहाँ गया, लार ग्रंथि में, और लार ग्रंथि से कहाँ गया, वो लार में, और लार में आने के बाद में जैसे ही मच्छर, ये मच्छर जो इधर रोगी व्यक्ति का खून चूस कर गया था, वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो संक्रमण करा देता है। तो यहां से लेकर ये जो अवस्थाएं होती है, अवस्था नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गई 7, 8, 9, 10, 11। तो 1 से लेकर 6 अवस्थाएं ये तो होती है मानव में, और ऊपर वाली अवस्था होती है वो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर। बात समझ में आ गई? वापस देखो, स्वस्थ व्यक्ति जैसे मैं हूं, ये मादा एनोफिलीज मच्छर है, ये मुझे काटता है, काटते क्या हो जाएगा, इसके भीतर इसकी लार में उपस्थित हिपेरिन और स्पोरोजोइट जो मलेरिया प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था है, वो कहाँ आ गई, मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहां से ये रक्त के द्वारा कहाँ जाएगी, मेरे यकृत में। यकृत में करके क्या करेगी, ये ग्लाइकोजन का भक्षण करती है, और ग्लाइकोजन का भक्षण करने पर इसके आकार में बदलाव होता है। वहां ये पोषण ग्रहण कर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रेरित करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और हीमोग्लोबिन के निर्माण से क्या हो जाएगा, मलेरिया का दौरा पड़ता है, बुखार, तेज ठंड और कपकपाहट। इसके बाद में
जैसे ही युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है तो युग्मक निर्माण होने पर युग्मक कहाँ आ गए, रक्त में आ गए। अब मैं संक्रमित हो गया इससे, मलेरिया से। अब मेरे को कोई दूसरा मच्छर मादा नफली को काट रहा है और इसने मेरे को काटा, काटते क्या हो जाएगा, मेरे रक्त के अंदर जो इसके नर युग्मक और मादा युग्मक थे ये कहाँ आ गए, मच्छर की लार में। और मच्छर के लार से तो ये कहाँ आ गए, जैसे ही किसी दूसरे मच्छर ने, किसी मादा नफली मच्छर ने मेरे को काटा और काटने पर वो क्या आ गए, उसके रक्त उसके भोजन के द्वारा कहाँ पहुंच गए, उसके आंत में। और वहां क्या करेगा, वो जो दोनों युग्मक गए थे ये वहां निषेचन करेंगे। निषेचन के बाद में युग्मनज, और युग्मनज क्या बनाता है, स्पोरोजोइड का। और वो स्पोरोजोइड मच्छर के कहाँ जाएंगे, लार में जाएंगे। और फिर वो मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे से निकले हुए युग्मक आगे चलकर वो किसी तीसरे व्यक्ति को आगे से आगे संक्रमण फैलाते रहते हैं। तो ये था मच्छर के भीतर प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। समझ आ गया होगा आपको। तो ये था प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो मलेरिया के बाद में अब शुरू करते हैं अगली बीमारी, वो है लिशमेनियासिस। इसको काला अजर भी कहते हैं। इस रोग को काला अजर रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रोग कारक की। रोग कारक है वो है लिशमेनिया डोनो रोग कारक। लिशमेनिया डोनोवनी, ये इसका रोग कारक है, लिशमेनिया डोनोवनी। इसका जो रोग कारक है वो कशाभी है, परजीवी है, जो मूल रूप से रक्त में पाया जाता है। और वहां पर रक्त के द्वारा यह शरीर के कुछ मुख्य भाग जैसे नासिका, नासापथ है, मुख है और ग्रसनी है, इस भाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो प्रभावित अंग कौन से हो गए, देखिए आप, प्रभावित अंग मुख, नासा मार्ग और ग्रसनी क्या करता है, प्रभावित अंग है। और यह शरीर में जालिका अंतःस्तर तंत्र, जालिका अंतःस्तर तंत्र को अवरुद्ध कर देता है। इसका जो रोग कारक है ये जालिका अंतःस्तर तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण प्लीहा का आकार बढ़ जाता है, जिससे प्लीहा के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होने पर शरीर के ये जो भाग है, मुख, नासामार्ग, ग्रसनी, इनके अंदर बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। छालों से म्यूकस, श्लेष्मा, रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे क्या क्या समस्या आएगी, निकलते समय दर्द होता है, गले में तकलीफ चालू हो जाएगी। तो ये इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो ये था अपना मूल रूप से लिशमेनियासिस या काला अजर रोग। ये जो नाम देखेगा प्लीहा, प्लीहा को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का आयु काल 90 से 120 दिन का होता है। तो उसके बाद में आरबीसी मृत हो जाती है। तो वो मृत आरबीसी शरीर में रक्त के द्वारा कहाँ आएगी, प्लीहा में आती है। और प्लीहा उन्हें अपघटित कर देता है। ठीक है, तो ये था अपना काला अजर। अब नेक्स्ट बीमारी शुरू करते हैं, वो है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस, इस रोग का रोग कारक है वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस।
ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ये इसका रोग कारक है। ये सबसे कॉमन ट्राइकोमोनास की जातियों जो सबसे कॉमन है जो रोग कारक है वो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है। यह मूल रूप से महिलाओं की योनि में पाया जाता है और योनि के अंदर योनि शोथ रोग उत्पन्न करता है। मादा में योनि में सामान्यतः उपस्थित और योनि शोथ वेजाइनेटिस रोग उत्पन्न करता है। इस रोग के अंदर योनि से लगातार झाग जैसा पदार्थ निष्कासित होता रहता है और योनि में खुजली और जलन होती रहती है। ठीक है, इसके लक्षण जो है योनि से निरंतर झागनुमा पदार्थ निष्कासित होता है। उसके अलावा योनि में खुजली व जलन, ये इसका मुख्य लक्षण है। बचाव के लिए इसके अंतर्गत नियमित साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये था अपना ट्राइकोमोनियासिस। अब करते हैं नेक्स्ट, वो है टॉक्सिप्लाज्मोसिस। टॉक्सिप्लाज्मोसिस, इस रोग का जो रोग कारक है वो है टॉक्सिप्लाज्मोसिस गोर्डियाई। टॉक्सिप्लाज्मा गोर्डियाई, ये इसका रोग कारक है और यह विश्व के सभी स्थानों में पाया जाता है। यह परजीवी मानव के जालिका अंतःस्तरीय तंत्र और सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस स्थिति में जलशीर्ष व क्लोरीओरेनाइटिस व क्लोरीओरेनाइटिस जैसे रोग प्रकट होते हैं। देखते हैं जल शीर्ष क्या होता है। तो जल शीर्ष रोग के अंदर नवजात शिशुओं के अंदर जो सिर की साइज होती है वो बड़ी हो जाती है, दिमाग में पानी भरने जैसी समस्याएं पैदा होती है और वयस्कों के अंदर सिर में दर्द चालू हो जाएगा, धुंधलापन, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, तालमेल संबंधित समस्याएं, मतलब किसी के साथ में इजीली कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो पाती है और बार बार पेशाब करने की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए जल शीर्ष के अंदर नवजात का सिर बड़ा, दिमाग में पानी भरना जैसी समस्याएं और साथ में वयस्कों में सिर दर्द, इसके अलावा वयस्कों के अंदर धुंधलापन, यानी चीजें ब्लोअर या धुंधली दिखाई देती है। उसके बाद में तालमेल संबंधित समस्याएं, तालमेल संबंधित समस्याएं, बौद्धिक समस्याएं, बौद्धिक क्षमता अविकसित, मतलब उसमें आईक्यू नहीं होता और साथ में बार बार मूत्रण,
बार बार मूत्रण, ये जल शीर्ष की समय स्थिति में ये लक्षण जैसे प्रकट होने लगते हैं। और फ्लोरेओरेटाइटिस की बात करें तो उसके अंदर मूल रूप से यह आंखों संबंधित रोग है। तो देखो इसके अंदर आंखों की लालिमा, आंखें लाल लाल से दिखाई देती है। उसके बाद में धुंधलापन दिखाई देता है, धुंधलापन, नजर धुंधली होती है, ब्लर दिखाई देता है। उसके बाद में फोटोफोबिया, अब फोटोफोबिया होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, मतलब तेज प्रकाश में जाने पर आंखों में जलन चालू हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, त्वचा पर चकत्ते से बन जाते हैं। ये होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। तो तेज प्रकाश सहन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद बात करते हैं चलते चलते क्या करना। फिर उसके बाद में जब भी इससे संक्रमित व्यक्ति अगर इसका इफेक्ट जनरेट होता है तो सामान्य तौर पर किसी भी तरफ उसको देखने पर आंखों के सामने काले चकत्ते से दिखते हैं जो मूव करते हैं। जैसे आप आंखें बंद करके देखते हो तो आपको धब्बे बंद चालू इस टाइप के दिखते होंगे। तो उसी तरीके से काले चकत्ते से उसको बार बार आंखें खुली होने पर भी दिखते रहते हैं। तो ये इफेक्ट जनरेट होता है। और साथ में आंखों में दर्द, आंखों में दर्द। तो ये है फ्लोरेओरेटाइटिस डिजीज के लक्षण। तो ये था अपना टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसी के साथ अपनी प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोआ संबंधित रोग थे तो पूरे होते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।